Hello everyone, this is Shreem Shrivastava and today I'm going to teach you all a topic from class 11 biology. The name of the topic is parathyroid gland and pineal gland and it is included in the chapter chemical control and coordination. This is the lecture 5. इसके पहले वाले lectures में मैंने आपको endocrine, exocrine gland, pituitary gland, hypothalamus, thyroid gland इन सब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था. तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा रह गया था. आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों को एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सीक्रेशन. जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है उसका रेगुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है. तो जो थायराइड ग्लैंड हमारा कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करती है, T3 हार्मोन को एंड T4 हार्मोन को, जिसमें हम T4 हार्मोन को थायरॉक्सिन भी बोलते हैं. थायरॉक्सिन ये हम अपने T4 हार्मोन को बोलते हैं. तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसका रेगुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, उसको कम या ज्यादा कैसे किया जाता है, उसको कम या ज्यादा करने के लिए हमारे पास एक सबसे बढ़िया ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस से एक दो टाइप के हार्मोन्स निकलते थे. एक थे रिलीजिंग हार्मोन, एक होते थे इनहिबिटिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन जो किसी भी चीज के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करे, उसको बढ़ाने का काम करे. तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसे हम बोलते हैं TRH या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. किसका करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे जाके एक्ट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे. किस पर जाके एक्ट करेंगे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट करते हैं, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी एक और हार्मोन का सीक्रेशन करती है जिसे हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये TSH किस पे जाके एक्ट करता है, ये TSH थायराइड ग्लैंड पर जाके एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड से बोलता है कि तुम अपने हार्मोन्स की सीक्रेशन को बढ़ाओ. तो थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी, थायरॉक्सिन को सीक्रेट करेगी. थायरॉक्सिन, जो ये थायरॉक्सिन है इसके अमाउंट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले किसने ऑर्डर दिया, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया. हाइपोथैलेमस ने कहा कि TRH को सीक्रेट किया जिसे हम बोलेंगे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया. एंटीरियर पिट्यूटरी से कहा कि तुम TSH को रिलीज कराओ. TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको रिलीज कराओ. ये हार्मोन किस पर जाके एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड पर जाके एक्ट करेगा और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन का सीक्रेशन होगा जिससे हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है. ये तो तब हुआ जब हमें अपनी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज कराना था. लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर लेवल डिक्रीज कराना हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए एक डिफरेंट मैकेनिज्म नहीं होती है. यही जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को और ये हाइपोथैलेमस को, इन दोनों को ये निगेटिव फीडबैक देता है. निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि ये जो जो इसे बना रहा है उसी को वो मना कर रहा है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा मत बनाओ. सपोज करिए कि अगर आपके पास 10 किलो चीनी ऑलरेडी अवेलेबल है और 10 किलो चीनी आपका दुकानदार आपको बार बार दिए जा रहा है, तो वो जो आप बार बार उस चीनी को जो लिए जा रहे हो, आप अपने दुकानदार से एक सफिशिएंट अमाउंट में हो गई हमारे पास चीनी, तो आप अपने दुकानदार से क्या कहोगे कि अब हमें नहीं चाहिए, अब आप मुझे देना बंद कर दो. तो सेम ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और कहता है कि अब मैं सफिशिएंट अमाउंट में बन चुका हूँ, अब आप मेरे को मत बनाओ. तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा. सेम ये हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करेगा. अच्छा, हमारी बॉडी में जो इसका लेवल है ये बढ़ाने, ये कब बढ़ता है, ये दो कंडीशंस जो मेनली होती हैं, दो कंडीशंस में हाइपोथैलेमस ये TRH को रिलीज करता है. पहली कंडीशन क्या हुई कि जो सर्केडियन रिदम है, सर्केडियन रिदम ये जो 24 आवर वाली रिदम है उसकी वजह से बढ़ता है सर्केडियन रिदम, और इसकी वजह से हाइपोथैलेमस सीक्रेट कराएगा. और दूसरा है कि जब हमें एक्सपोजर टू कोल्ड, जब हमें ठंड लगती है, एक्सपोजर टू कोल्ड, जब हमें ठंड लगती है तब भी हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है. तो ये इस तरीके से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके लेवल को रेगुलेट किया जाता है. तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी. ये नेगेटिव फीडबैक देता है, ये क्या देता है, ये नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, ये थायराइड हार्मोन का कैसे रेगुलेशन था, ये पूरी बात थी जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नहीं बताई थी. अब इस लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया था थायराइड ग्लैंड का, तो मैंने आपको बताया था कि जो
हमारे पास लूज कनेक्टेड टिश्यू की बनी हुई सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमल सेल्स, या लूज कनेक्टेड टिश्यू को बोलते हैं हम स्ट्रोमा। और फॉलिकुलर सेल्स क्या होती हैं, जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं और क्यूबॉइडल शेप में होती हैं। हमारे पास क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं। ये सेल्स ये T3 T4 हार्मोन को बनाने का काम करती हैं। T3 T4 हार्मोन को बनाने का काम फॉलिकुलर सेल्स का होता है। और इन फॉलिकुलर सेल्स के पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है। इस कैविटी को हम बोलते हैं फॉलिकुलर कैविटी। और ये क्या बनाती है, ये थायरोग्लोबुलिन बनाती है। ये थायरोग्लोबुलिन जो एक ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस है, जो कोलोइडल सब्सटेंस है, उसको बनाने का काम करती हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स और प्रेजेंट होती हैं जिसे हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स। ये पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, ये एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं जिसे हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सी थायरोकैल्सिटोनिन, या जिसे हमने टीसीटी बोला था, टीसीटी या केवल कैल्सिटोनिन भी बोल सकते हैं। तो जो ये टीसीटी हार्मोन होता है, ये कौन बना रहा है, पैराफॉलिकुलर सेल्स बना रही हैं। और ये टीसीटी हार्मोन क्या काम करता है, ये टीसीटी हार्मोन हमारे बोन्स में जो डिस्ट्रक्शन का काम है उसको रिड्यूस करता है। ये बोन्स को बहुत ज्यादा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो वो कैसे सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये सबसे पहले तो क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स, मतलब बोन्स को तोड़ने का काम नहीं करेगा, बोन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। और ये कैसे मजबूत बनाएगा, ये जो यूरिन है, यूरिन में जो कैल्शियम का लेवल है, यूरिन में जो कैल्शियम का लेवल है उसको रेट ऑफ एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। मतलब यूरिन से जो कैल्शियम बाहर निकल रही है उसको बढ़ाने का काम करेगा। जिससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जैसे जो टिश्यू होता है, टिश्यू में जो मेन सेल्स होती हैं, सेल्स के बाद जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जिससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें कैल्शियम का नंबर कम हो जाएगा, कैल्शियम का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। जब कैल्शियम का अमाउंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होगा तो किसके पास बढ़ेगा, टिश्यू के पास। और वो कौन सा टिश्यू होगा, बोन्स होंगी, वो बोन मस्कुलर टिश्यू या बोन्स के पास कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। जब बोन्स के पास कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो बोन्स बहुत ज्यादा सॉलिड और स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है। और ये एक हार्मोन जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड बनाती है, मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगी, वो एक हार्मोन बनाती है पैरथ हार्मोन। पैरथ हार्मोन उसके एंटागोनिस्टिक या उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। पैराथ हार्मोन या जिसे हम बोलेंगे कॉलिप्स हार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन उसके जस्ट अपोजिट, जस्ट एंटागोनिस्टिक काम करता है, जो हमारा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। ये क्या करता था, ये हमारी बोन्स को सॉलिड एंड स्ट्रांग बनाने का काम करेगा। make bones make bones solid and strong बनाने में हेल्प करेगा। ये हमारा थायरोकैल्सिटोनिन का काम हो गया, जो पैराफॉलिकुलर सेल्स करती हैं। अब हम मेन बात करते हैं कि जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती है और वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, जो कहाँ प्रेजेंट थी, जो वोकल कॉर्ड जिसे हमने बोला था लैरिंग्स और ट्रैकिया के जो जॉइंट रीजन है उस पर ये टी शेप्ड, ये एच शेप्ड सेल ग्लैंड प्रेजेंट थी। ऐसे हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। ये रीजन हमारा इस्थमस कहलाता था। जब इसी थायराइड ग्लैंड को जस्ट पीछे से देखेंगे, जैसे जब हम नेक रीजन में सामने से ही देखते हैं तो वो हमें थायराइड ग्लैंड दिखाई देती है। बट अगर हम नेक रीजन पीछे से जाके देखेंगे तो हमारे पास दो पेयर्स में पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो दोनों अपोजिट साइड लेटरल साइड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड या जैसा बोलेंगे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या होती है, एंडोडर्मल होती है ओरिजिन में। तो हम हेडिंग लगाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो कैसी होती है नेचर में, एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। मतलब जो हमारी जर्म लेयर्स होती हैं एंडोडर्मिस, सबसे पहले कौन सी होती है, एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस और एक्टोडर्मल। ये तीन डर्म में एंडोडर्म से मिलकर हमारी पैराथायराइड ग्लैंड बनी होती है। और ये एम्बेडेड होती है कौन सी सरफेस में, डॉर्सल साइड में। कहाँ लोकेटेड होती है, डॉर्सल साइड ऑफ, डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल सरफेस में ये प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती है ये, टू पेयर्स में ये प्रेजेंट होती है, मतलब टोटल 4, 2 पेयर्स या टोटल
4 हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अच्छा, जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो केवल एक ही हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ये 2-3 हार्मोन्स या 4-5 हार्मोन्स का सीक्रेशन नहीं करती हैं, ये केवल सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन, सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन। और वो कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है पैरथ हार्मोन, पैरथ हार्मोन। ये जो पैरथ हार्मोन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे, ये बहुत ही नेसेसरीली या सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो पैरथ हार्मोन होता है इसको एक और वर्ड, एक और नेम है इसका, जिसे हम बोलते हैं कॉलिप्स हार्मोन। कॉलिप्स हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको कॉलिप्स साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया था पैरथ हार्मोन को, इसलिए इसको कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीटीएच या पैरथ हार्मोन बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पैरथ हार्मोन क्या होता है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो जो पैरथ हार्मोन होता है, बाकी जो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन होते हैं उनमें आयोडीन प्रेजेंट होता है या वो आयोडाइज्ड नेचर के होते हैं। लेकिन पैरथ हार्मोन कैसा होता है? पैरथ हार्मोन हमारा प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है। ये आयोडीन सिलिकॉन नहीं बना होता है, लेकिन ये प्रोटीनेशियस नेचर होता है, या इसको एक वर्ड और बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ये सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। वो एलिमेंट कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है और कैल्शियम हमारे हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे फंक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैल्शियम का जो होम्योस्टेसिस है, कैल्शियम होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस कैल्शियम का जो हमारी बॉडी में नॉर्मल टाइम पे जो फंक्शंस हैं उसको रेगुलेट करने का, उसके अमाउंट को रेगुलेट करने का काम हमारे पैरथ हार्मोन का होता है। ये कहाँ पे रेगुलेट करता है कैल्शियम को? ईसीएफ, ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम को रेगुलेट करता है, और इसके साथ एक और फॉस्फेट आयंस को, फॉस्फेट आयंस को भी, कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस को रेगुलेट करने का काम करता है। जो कैल्शियम होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या क्या करता है। कैल्शियम हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम क्या करता है कि ये जो कैल्शियम होता है वो जो हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जैसे कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन। आपने अब पढ़ा होगा कि जब हम साइनेप्स के बारे में पढ़ते हैं तो जब कैल्शियम साइनेप्टिक वेसिकल से बाइंड होता है तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स रप्चर होती हैं और इन साइनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है और इस तरीके से नर्व सिग्नल आगे जाता है। तो ये जो काम है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे कैल्शियम ने। ऐसे ही कैल्शियम कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मस्कुलर एक्टिविटीज में और प्रॉपर परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स में। जैसे हमारे सेल से कोई सब्सटेंस को निकलना है तो उसमें जो चैनल बनते हैं उसमें एक कैल्शियम का भी चैनल बनता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ट बीट में जैसे वो हमने पढ़ा होगा साइनोएट्रियल नोड और साइनोएट्रियल नोड और पुरकिंजे फाइबर्स, उन सब में भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्लड के कोगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बोन के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो ओवम का फर्टिलाइजेशन है उसमें भी कैल्शियम एक बहुत ही की एलिमेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, कैल्शियम का जो अमाउंट है हमारी बॉडी में, वो कैल्शियम हमें दो टाइप्स में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है? कैल्शियम 99% जो कैल्शियम होता है, 99% जो कैल्शियम होता है वो बोन्स में प्रेजेंट होता है, मतलब बोन्स के पास सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। और जो 1% कैल्शियम होता है वो हमारा 1% जो कैल्शियम होता है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम प्रेजेंट है इसका रीजन क्या है? कि इस पे पैराथ हार्मोन वर्क करता है, जिसकी वजह से ईएसएफ में 1% कैल्शियम हमें देखने को मिल जाता है। बाकी जो 99% है वो बोन्स में प्रेजेंट हो जाता है। जो कैल्शियम होता है वो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी मिनरल्स है उसमें मोस्ट अबंडेंट है। कैसा है? मोस्ट अबंडेंट इन ऑल द मिनरल प्रेजेंट्स इन अवर बॉडी। जितने भी हमारी बॉडी में मिनरल्स प्रेजेंट है उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट है, सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम का जो प्रॉपर मेंटेनेंस है वो 3 हार्मोन्स मिलकर कराते हैं। कैल्शियम के होम्योस्टेसिस में केवल पैरथ हार्मोन ही वर्क नहीं करता, कैल्शियम के होम्योस्टेसिस में 3 चीजें हमारी वर्क करती हैं। तो अगर हम इसमें हेडिंग लगाएं कैल्शियम होम्योस्टेसिस,
कैल्शियम होम्योस्टेसिस। तो कैल्शियम की होम्योस्टेसिस में पहला तो वर्क करेगा हमारे पास पैराथ हार्मोन। और एक और क्या वर्क करता है, एक आपने इसके जस्ट पहले पढ़ा थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। और एक हमारी बॉडी में एक विटामिन प्रेजेंट होता है, विटामिन डी थ्री। ये भी जिसे हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कोलेकैल्सीफेरॉल। ये हमारे कैल्शियम के होम्योस्टेसिस में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, इसमें पैराथ हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, कैल्शियम का होम्योस्टेसिस पैराथ हार्मोन कैसे कराता है? पैराथ हार्मोन को हम हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन भी बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसको हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन क्यों बोला जाता है? इसको हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। ब्लड में बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बढ़ेगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बढ़ाना है तो हमें क्या चाहिए? पैराथ हार्मोन अपनी बॉडी में चाहिए। तो पैराथ हार्मोन ब्लड में कैल्शियम का लेवल कैसे बढ़ाएगा? उसके लिए ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन, तीन इंपॉर्टेंट तरीके से बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? सबसे पहले ये करेगा, स्टिमुलेट बोन रिजॉर्प्शन या बोन डाइसोल्यूशन या बोन मिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन एक्चुअली, डीमिनरलाइजेशन। ये तीन प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले एक एक करके जानते हैं कि बोन रिजॉर्प्शन क्या होता है। बोन रिजॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारी बोन, जैसे ये हमारी बोन है, तो इस बोन में जो ओल्ड एंड डैमेज टिश्यू प्रेजेंट है उसको उसका ब्रेक डाउन करके ये हमारी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा। जो बोन्स के पास पहले से ओल्ड टिश्यू है या डैमेज टिश्यू है उसको हटाकर, उसको तोड़ तोड़ कर क्या करेगा, वो ब्लड में घोलने का काम करेगा और ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा। बोन का डाइसोल्यूशन का भी यही मतलब है कि उसको उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसको घोल कर वो ब्लड में भेजने का काम करेगा। डीमिनरलाइजेशन का क्या मतलब है कि प्रोसेस ऑफ लूजिंग मिनरल्स फ्रॉम बोन। जब बोन के पास से जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उसको हटा के वो ब्लड में भेज दिया जाए, तो ये जो प्रोसेस कहलाती है ये डीमिनरलाइजेशन कहलाती है। और इसको स्टिमुलेट करने का काम हमारा पैराथ हार्मोन का होता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है या ये प्रमोट करता है, करेक्ट वर्ड इज प्रमोट। ये प्रमोट करेगा, ये प्रमोट्स, पैराथ हार्मोन प्रमोट्स absorption of calcium from food in the intestine में हमारे, आपको पता होगा लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे जितने भी मेन सब्सटेंसेस है उनको एब्जॉर्ब करने का काम होता है। तो ये क्या करेगा, ये इंटेस्टाइन के पास जाएगा जहां से फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वहां से बोलेगा कि आप जो कैल्शियम का अपटेक है इसको बढ़ा लो। मतलब अगर उसमें से फूड के वेस्ट मटेरियल में कहीं धोखे धंधे कैल्शियम जा रहा होगा तो उसको बोलेगा कि नहीं नहीं, आप कैल्शियम को नहीं जाने दो, आप कैल्शियम का जो अपटेक है वो हमारी ब्लड में या हमारी बॉडी में बढ़ा दो और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दो। तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड इन द इंटेस्टाइन को बोलेगा कि आप कैल्शियम के अपटेक को हमारी बॉडी में बढ़ा दो। तीसरा काम क्या कर सकता है, ये प्रमोट करेगा, प्रमोट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम nephrons in the kidney। ये किडनी के पास जाएगा और किडनी से क्या बोलेगा कि आप जो हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में कैल्शियम को भेज दे रहे हैं तो आप कैल्शियम को मत भेजो, आप कैल्शियम का रिजॉर्प्शन कर लो। कैसे करो,
पीसीटी और डीसीटी जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन एरिया का सबसे मेन पार्ट होती हैं। तो ये उसके पास जाएगा और उससे बोलेगा कि आप कैल्शियम को हमारी बॉडी में और ज्यादा रीअब्जॉर्ब कर लो, उसकी रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दो। तो ऐसे ये जो पैराथॉर्मोन होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि आप जो बोन का रिजॉर्प्शन है वो मत करो, आप बोन का डिस्ट्रक्शन बिल्कुल मत करो, और आप बोन को सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेंगे। हम बोन को टूटने नहीं देंगे, हम बोन को बहुत ज्यादा जोड़ के रखेंगे और बहुत ज्यादा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ये इसके एंटागोनिस्टिक काम करेगा, ये इसकी जस्ट अपोजिट काम करेगा। हम लिख सकते हैं एंटागोनिस्टिक टू थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन, इसके थायरोकैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्टिक काम करता है हमारा पैराथायराइड हार्मोन, पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड हार्मोन। अच्छा, ये एक और काम क्या करता है, ये ऑस्टियो, हमारी बॉडी में बोन के पास एक सेल्स पाई जाती हैं, दो टाइप की एक्चुअली सेल्स पाई जाती है बोन के पास। हमारे दो टाइप की सेल्स हैं, एक है ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, और एक है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। डिफरेंस समझिए ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट में। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, तो जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये हमारी बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। और जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, बोन्स के अननेसेसरी पार्ट्स को खाने का काम करती हैं। तो बोन्स को बनाने वाली सेल्स हमारी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, और बोन्स को खाने वाली सेल हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, जो फैगोसाइटोसिस या डाइजॉल्विंग का काम करती हैं ऑफ अननेसेसरी पार्ट्स ऑफ ब्रेन, अननेसेसरी पार्ट्स ऑफ बोन। ये काम होगा ऑफ बोन, ये काम करती हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करेगा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के पास जाएगा और आप कहेगा कि ये जो बोन है हमारी बॉडी में, इस बोन से कैल्शियम को तोड़ तोड़ के ब्लड में भेज दो, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को। और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये कैल्शियम के होम्योस्टेसिस में हेल्प करेंगी, और ये विटामिन D3 की हेल्प से बोन को फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इसके जो कैल्शियम ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स उनका यूज करके बोन को बनाने का काम करेंगी। लेकिन जो पैराथॉर्मोन होगा वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के पास जाएगा। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रखना है कि पैराथॉर्मोन ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पे एक्ट करता है कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स पे। तो पैराथॉर्मोन किस पे एक्ट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को ये पैराथॉर्मोन स्टिमुलेट करता है। ये पैराथॉर्मोन के स्टिमुलेशन से क्या होगा, इसका फैगोसाइटोसिस होगा, और जो बोन्स होंगी वो हमारी उसको खाने का काम करेंगी, फीड अपॉन करेंगी ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, जो अननेसेसरी पार्ट्स ऑफ बोन है। जिससे क्या होगा, जो हमारी बोन थी उसको एसिमेट्रिकल बोन थी उससे हमारे पास सिमेट्री आ जाएगी, एक शेप आ जाएगा, उसको सिमेट्रिकल बोन में ये चेंज कर देगा, सिमेट्रिकल शेप में ये चेंज कर देगा। और इसके रिमोल्डिंग में काम करेगा, रीमोल्डिंग मतलब जो पुरानी या डैमेज सेल्स हैं उसको हटाकर न्यू सेल्स को लगाएगा, जिससे हमारी जो बोन्स हैं वो लाइफ लॉन्ग चले और बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे। तो ये जो रिमोल्डिंग की जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग करी जाती है, लाइफ लॉन्ग डन, मतलब जिंदगी भर चलती रहती है ये प्रोसेस। और ये प्रोसेस को कौन करता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स करती है, जिससे कैल्शियम का जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में कांस्टेंट बना रहता है नॉर्मल कंडीशंस में। अच्छा, जो पैराथॉर्मोन है वो हमारे पास मस्कुलर एक्टिविटी उसमें भी पैराथॉर्मोन कंट्रोल करता है, मस्कुलर एक्टिविटी में भी ये जो पैराथॉर्मोन है वो कंट्रोल करता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ब्लड में, ये यूरिन में कैल्शियम को जाने से, किडनी के पास गया था ना, नेफ्रॉन्स के पास, तो ये यूरिन में कैल्शियम को जाने से रोकता है कि, और इससे इसके एंटागोनिस्टिक, थायरोकैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्टिक काम करता है। ये था पैराथॉर्मोन और उसके फंक्शंस क्या क्या हुए। अब पैराथॉर्मोन के कमी या ज्यादा होने की वजह से हमारे जो हमारे पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसमें डिसऑर्डर्स बनते हैं।
अगर उसका पैराथॉर्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा है या बहुत कम अमाउंट में बन रहा है, तो उससे दो टाइप के डिसऑर्डर्स बनते हैं। तो पैराथ हार्मोन, उससे दो टाइप के हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स बनते हैं। पहला डिसऑर्डर हुआ जो हाइपोसिक्रेशन से होगा, हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन, हाइपो का मतलब क्या, कि हमारी बॉडी में पैराथ हार्मोन जितने अमाउंट में बनना चाहिए उस अमाउंट से बहुत कम अमाउंट में बन रहा है, तो वो हुआ हाइपोसिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन क्या हुआ, कि बॉडी में जितना बनना चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, हाइपर सिक्रेशन। सिक्रेशन। तो हाइपोसिक्रेशन से कौन सा डिसऑर्डर बनता है, हाइपोसिक्रेशन से बनता है एक डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं टिटनी डिसीज, TETNA, टिटनी डिसीज। ये टिटनी डिसीज क्यों बनती है, क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर, अब जो पैराथ हार्मोन था वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहा था, लेकिन अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो मस्कुलर एक्टिविटी है और जो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं और नर्व्स हैं वो अननेसेसरली इरिटेट होने लगेंगी, और उसमें बहुत ज्यादा कन्वर्जन, कन्वर्जन या हम बोल सकते हैं एठन, कन्वर्जन, ये जिसे हम बोलते हैं ऐठन या मरोड़ या दौरा जिसको बोलते हैं, वो चालू हो जाएगा और बहुत ज्यादा मसल्स क्रैम्प करने लगेंगी। मसल बहुत ज्यादा क्रैम्प करेंगी और उनमें बहुत ज्यादा कन्वर्जन होगा, जिससे की वजह से जो मसल्स है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी, रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, बहुत ज्यादा लंबे तो नहीं बट काफी टाइम के लिए जो मसल्स हैं वो हमारी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगी, जिसकी वजह से जो डिसीज डेवलप होगी उसे हम बोलते हैं टिटनी डिसीज, या जिसको एक वर्ड और बोला जाता है लॉक जॉ डिसीज। इसमें जो जबड़े होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, हम अपनी मसल्स को एक पोजीशन में अगर वो अरेंज हो गई तो हम उसको वॉलेंटरी मसल्स को फंक्शन नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा बेकार डिसीज होती है। इसमें आदमी की मोस्टली लोग की डेथ हो जाती है बाद में। तो ये जो एक एक तो हो गई हमारे पास टिटनी डिजीज। दूसरा होता है कि अगर ये टिटनी हैपेंस, अगर ये टिटनी, अगर हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मसल्स, मसल्स में या डायफ्राम में, डायफ्राम, हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन में डायफ्राम यूज होता है, अगर इन्हीं डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स में जाके यही चीज हैपन होने लगे तो एनिमल क्या हो सकता है, तो ये जो एनिमल है या जो ह्यूमन है वो डाइज, वो मर जाता है, और इसको बोलते हैं हम एसफिक्सिया। बहुत ही टिपिकल सा नेम है, एसफिक्सिया, एसफिक्सिया। ये फिर इस डिसीज को हम एसफिक्सिया बोलते हैं अगर ये यही टिटनी के जो सिम्टम्स हैं अगर वो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में देखने को मिले, तो एनिमल क्या कर जाता है, डाई कर जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्फिक्सिया। ये था हाइपोसिक्रेशन की वजह से। अब हम बात करते हैं कि अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बने या हाइपर सिक्रेशन हो, तो हाइपर सिक्रेशन में क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी में पैराथ हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, तो जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स थी, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ये क्या करेंगी, ये सेल्स बहुत सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ये क्या करेंगी, ये बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ बोन में को खाने का काम करने लग जाएंगी, बोन्स को बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में खाने लगेंगी, जिससे बोन्स बहुत ज्यादा ब्रिटल और वीक हो जाएंगी। तो ये क्या करेंगे, फीड एक्सेस अमाउंट ऑफ, एक्सेस अमाउंट ऑफ बोन, बोन्स को बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में खाने लगेंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, बोन्स बिकम ब्रिटल एंड वीक, ब्रिटल एंड वीक, बोन्स हमारी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी और वो बहुत ज्यादा, ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर किसी, जैसे आपने लोहे का दरवाजा देखा हो तो जब उसमें जंग लग जाती है तो वो कैसा अजीब सा दानेदार जैसा हो जाता है, और वो उसको छूते ही वो उसके सारे जो नीचे के पार्ट्स है वो गिर गिर कर टूटने लगते हैं। तो सेम ये हमारे बोन के साथ होता है कि अगर बोन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन को बहुत ज्यादा एक्सेसिवली अमाउंट में खाएंगी तो बोन्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। आपने वर्ड सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस वही कंडीशन है जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करेंगी, एक्सेसिवली अमाउंट में बोन्स को खाने लग जाएंगी, जिससे बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी, और इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब अगर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हाईली एक्सेसिवली अमाउंट में बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा
और तो क्या होगा कि PO4 फॉस्फेट का लेवल है, PO4 नेगेटिव का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो हम बोलेंगे इसे हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिक कैल्सीमिया। और PO4 का अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट में कम है, इसलिए इसे बोलेंगे हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हाई हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और PO4 का अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो ये कंडीशन को ये कैल्शियम के होम्योस्टेसिस में बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। इसलिए हम पैराथायरॉइड हार्मोन का हमारी बॉडी में एक नॉर्मल या सफिशिएंट अमाउंट पे प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम का किडनीज में हो जाए, क्योंकि ये किडनीज में भी इफेक्ट कर रहा है, तो अगर कैल्शियम का एक्सेसिव अमाउंट एक्सेसिवली डिपोजिट एक्सेसिवली डिपोजिट अगर ये डिपॉजिट्स इन किडनी हो जाए तो इसमें एक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सुना होगा जिसे हम बोलते हैं स्टोन्स। आपने सुना होगा कि लोगों को स्टोन्स हो गई, तो वो स्टोन पत्थर नहीं होते हैं, स्टोन्स का मतलब ये होगा हो गया कि जो हमारी बॉडी में जो किडनीज हैं, किडनीज में कैल्शियम का एक्सेसिवली अमाउंट में ये ज्यादा जाके डिपॉजिट हो गई है। और उसका एक रीजन क्या है कि इसमें हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन हो गया है। ये थी हमारी प्रॉपर पूरी पैराथायरॉइड ग्लैंड। एंड अब हम आगे बात करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड क्या होती है और पीनियल ग्लैंड के सीक्रेशंस क्या क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड, मैंने इसका स्ट्रक्चर रखा हुआ था, शायद ये चला गया, कोई बात नहीं, हेडिंग लगाएंगे हम पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, तो जो पीनियल ग्लैंड होती है हमारी वो कहाँ प्रेजेंट होती है? पीनियल ग्लैंड मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन होता है इसके 3 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट आता है सेरिब्रम, दूसरा आता है डायंसिफ्लॉन और तीसरा आता है ऑल्फैक्टरी लोब। जब हम ये डायंसिफ्लॉन को देखते हैं तो इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब जो ये थैलेमस होता है वो हमारी ब्रेन का 80% पार्ट होता है, या मेजर पार्ट हमारा थैलेमस होता है। और थैलेमस की जो रूफ होती है उसको बनाता है एपिथैलेमस। इसकी रूफ को कौन बनाता है? एपिथैलेमस। तो अगर हमसे कोई पूछे कि पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है तो लोकेटेड इन डायंसिफ्लॉन, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे एपिथैलेमस, एपिथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन के एपिथैलेमस पार्ट में प्रेजेंट होती है। और अगर कोई हमसे पूछे कि इसका डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है कि लेटरल साइड में, तो अगर जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये हमारा थैलेमस है, ये थैलेमस के इधर पे ये पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है और ये पूरा थैलेमस का रीजन है। ये थैलेमस से आगे यहाँ पे आएगा हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से नीचे आएगी पिट्यूटरी। तो ये जो थैलेमस का रूफ वाला पार्ट है इसे हम बोलेंगे एपिथैलेमस। ये रूफ वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? एपिथैलेमस। एपिथैलेमस के डॉर्सल साइड पे हमें ये पीनियल ग्लैंड देखने को मिलती है। ये क्या है? हमारी पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड हमें किस साइड देखने को मिलेगी? डॉर्सल साइड, डायंसेफेलॉन के डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड में ये देखने को मिलती है। और जो पीनियल बॉडी है, पीनियल ग्लैंड है, इसको एक और नाम दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज पीनियल बॉडी है, पीनियल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज एपिफाइसिस सेरिब्राई, एपिफाइसिस सेरिब्राई, एपिफाइसिस सेरिब्राई, ये हमारी पीनियल बॉडी को बोला जाता है। ये किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। अगर ये ब्रेन का पार्ट है तो एक आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन में। क्या होती है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब इसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं पीनियल ग्लैंड में। एक तो सेल्स होती है उसे हम बोलते हैं पिनियलोसाइट सेल्स। एक तो क्या होती है? पीनियल बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है पिनियलोसाइट सेल्स, पिनियलोसाइट सेल्स, और दूसरी होती है सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग इंटरस्टिशियल
सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स, क्योंकि हमारे ये ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन मोस्टली नर्व्स सेल्स या न्यूरॉन्स का बना होता है, इसलिए पीनियल जो ग्लैंड है उसमें पीनियलोसाइट सेल्स किसका मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ नर्व सेल्स का मॉडिफिकेशन होती है। और जो सपोर्टिंग सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो इसका दूसरा पार्ट होती हैं। जो पिनियलोसाइट सेल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं क्योंकि ये एक हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्लैंड किसका कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन करती है, ये सीक्रेट करती है मेलाटोनिन हार्मोन। कौन से हार्मोन को, मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन की बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आई थिंक जब मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया था या हाइपोथैलेमस ग्लैंड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसे बोलते हैं एमएसएच या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो मिलेनिन के प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में बढ़ाता है, जो किसके प्रोडक्शन को, मिलेनिन के प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जो मेलाटोनिन है, ये दो वर्ड्स हैं, एक है मिलेनिन एक है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये इसके अपोजिट काम करता है, एंटागोनिस्टिक काम करता है मेलाटोनिन मेलानोसाइट रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। तो हमें याद रखना है कि मिलेनिन अलग है और मेलाटोनिन अलग है। अच्छा, ये मेलाटोनिन क्या है, मेलाटोनिन एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। एक अम, ये क्या है, एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। ये किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड का एक डेरिवेटिव है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के डाई अर्नल या सर्सेडियम या कर्केडियन, जो भी इसे बोल सकते हैं, कर्केडियन रिदम को मेंटेन करने में। अच्छा, डायर्नल या सर्केडियन रिदम क्या होती है, हमारी बॉडी में 24 आवर की स्लीप वेक साइकिल काम करती है। ये स्लीप वेक साइकिल क्या होता है कि ऐसा प्रूफ किया जा चुका है कि हमारी बॉडी में जब सनराइज होता है तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, और जैसे जैसे पूरे दिन में के बाद जब शाम ढलती है और डार्क मतलब रात होने लगती है तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है। तो सुबह हमारी बॉडी में मेलाटोनिन कम रहेगा और रात में जब हम सोने जाएंगे तब उस समय जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी बॉडी में मेलाटोनिन बहुत ही हाई पीक पे होता है। तो ये हमारी बॉडी के 24 आवर की जो रिदम साइकिल चलती है हमारी बॉडी की, जो नेचुरल साइकिल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। और ये नॉर्मल रिदम को मेंटेन करेगा, और ये प्रूव किया जा चुका है, ये जो मैंने आपको बात बोली है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है। ये किस किस को इन्फ्लुएंस करेगा, ऑल्सो इन्फ्लुएंस ये मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करेगा। मेलाटोनिन मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। ये पिगमेंटेशन को कैसे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो मेलानिन होता है वो हमारी बॉडी में डार्क कॉम्प्लेक्शन करता है, हमारी बॉडी को काला करने में मोस्टली ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मेलानिन का होता है। लेकिन फेयर कॉम्प्लेक्शन में हमारी बॉडी में मेलाटोनिन वर्क करता है, उसके एंटागोनिस्टिक काम करता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इफेक्ट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इफेक्ट करता है। और ये किसको इफेक्ट करता है, डिफेंस कैपेबिलिटी को, डिफेंस कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी डिफेंस कैपेबिलिटी को कैसे, आपने एक टर्म का नाम सुना होगा जिसे हम बोलते हैं मेटाक्रोसिस। आपने एक वर्ड सुना होगा मेटाक्रोसिस क्या हुआ, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं, उनके पास वो क्या करते हैं, उनके पास एक ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटी होती है कि वो आउटर एनवायरनमेंट कैसा है उसके रिस्पेक्ट में अपनी स्किन के कलर को चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स क्या करते हैं, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटर एनवायरनमेंट। बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है उससे अपने आप को कैसे बचाया जाए उसके रिस्पेक्ट में हमारे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है वो कलर चेंज कर सकती है। तो वो कलर चेंज करने के से उसका रिलेशन हमारे मेलाटोनिन से भी होता है, क्योंकि हम उनकी उनकी जो सेल्स होती हैं उनमें मेलानोपोर्स प्रेजेंट होते हैं।
क्या प्रेजेंट होते हैं, मेलानोपोर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्किन में, जिससे मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है और वो अपने बॉडी में ये जो कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी है इसको रेगुलेट कर पाते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो एमएसएच या जो पिट्यूटरी से निकलने वाला मेलानोसाइट हार्मोन है, इसके एंटेगोनिस्टिक काम करता है, इसके जस्ट अपोजिट काम करता है। वो डार्क कॉम्प्लेक्शन कराता है, मेलाटोनिन फेयर कॉम्प्लेक्शन कराता है। ये हमारी ये जो मैमल्स होती है, ये इसका काम एक और होता है कि जो ये मैमल्स में सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है कि जो मेलाटोनिन होता है, बिहेवियर मेलाटोनिन होता है वो सेक्सुअल इरिटेशन और डेवलपमेंट ऑफ जेनिटेलिया, जो उनके गोनेड्स हैं उनका डेवलपमेंट ऑफ जेनिटेलिया उसको इनहिबिट करता है, उसको नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि आप अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं होने देता है। क्योंकि जो पीनियल बॉडी होती है वो जनरली हमारे चाइल्डहुड में, जब हम 0 से 7 इयर्स तक के होते हैं, तब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो उस समय सेक्सुअल इरिटेशन या जेनिटेलिया की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, कोई ज्यादा हमारी बॉडी नीड नहीं रखनी होती है। प्यूबर्टी में इन सबकी नीड आती है, तो प्यूबर्टी के पहले उसको मेंटेन करने का काम पीनियल ग्लैंड का होता है। और पीनियल ग्लैंड मैक्सिमम डेवलपमेंट उसका होगा अप टू 7 इयर्स तक। 7 इयर्स तक पीनियल ग्लैंड बढ़िया से डेवलप करेगी। उसके बाद क्या होगा, 7 के बाद 7 to 14 इयर्स की स्टेज में जो पीनियल ग्लैंड होती है उसकी जो सपोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल्स थी, उन सपोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल्स में CaCO3 या CA3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट और CaCO3 का डिपोजिशन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। तब पीनियल ग्लैंड नहीं रह जाती है, और उसके जो मेन ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं, मेनली जो नर्व सेल्स या पिनेलोसाइट सेल्स थे, वो डिसॉल्व कर जाते हैं, वो घुल जाते हैं और उनका इन्वॉल्यूशन हो जाता है। क्या अंडरगोज, ये क्या कर जाती है, अंडरगोज इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, इन्वॉल्यूशन का मतलब हुआ कि ग्रेजुअल प्रोसेस जो किसी पर्सन में होती है और जिसमें एज के साथ किसी भी एक ऑर्गन का उसका उसके जो ग्लैंड्स हैं उसका साइज और उसके फंक्शंस कम होते धीरे धीरे डिक्रीज कर जाए, तो उसको हम बोलेंगे इन्वॉल्यूशन। तो पिनियल ग्लैंड धीरे धीरे क्या कर जाती है, हमारी इन्वॉल्यूट कर जाती है। उसमें किसका डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट का और कैल्शियम CaCO3 का डिपोजिशन हो जाएगा। और इसके बाद इसको पीनियल ग्लैंड ना बोलकर इसको बोला जाता है सेंड ब्रेन सेंड या एसर विलाय। इसको क्या बोलते हैं, एसर व्यूलाई, VULI, एसर विलाय। इसके बाद इसको ब्रेन सेंड या एसर विलाय बोला जाता है। तो ये हमारी पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड का पूरा काम होता है। क्या सीक्रेट करती है हमारी पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन को सीक्रेट करती है। ये हमारी 24 आवर की जो रिदम साइकिल है उसको रेगुलेट करने का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करती है। ये इस लेक्चर्स में इतना ही था। अब अगले लेक्चर्स में हम क्या आपको पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर्स में हम आपको थाइमस ग्लैंड क्या होती है और हमारी बॉडी में जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला, वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती हैं, कॉर्टिकोइड्स हार्मोन, स्टेरॉइड्स हार्मोन, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप ऐसे लेक्चर्स को कंटिन्यू करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए ताकि वो इन लेक्चर्स को यूज कर पाए। थैंक यू वेरी मच।